क्या हो अगर कोई हैकर किसी बैंक का आधुनिक सिस्टम नहीं बल्कि डायरेक्टली एक इंसान के दिमाग को ही हैक कर ले? हाँ, और आज 2026 में हम वाकई उस दौर में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। आज एआई किसी की आवाज या चेहरा ही नहीं बल्कि किसी के सदियों पुराने विश्वास को कॉपी कर रहा है। सही बात है। पैसा अब कागज का टुकड़ा कहाँ रहा? ये तो डेटा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक अनोखा खेल बन गया है। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हम पैसे के विकास, उसके वर्तमान और उसके अनोखे भविष्य को समझेंगे। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, आज की ये चर्चा IMF, BIS और रिजर्व बैंक जैसे संस्थानों की रिसर्च रिपोर्ट्स पर आधारित है। राइट। इसका मकसद ये समझना है कि पैसा सिर्फ खरीद फरोख्त का जरिया नहीं है। ये एक्चुअली एक ऐसी सोशल टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ इंसानी विश्वास पर चलती है। हाँ, मतलब पैसा हमेशा से विश्वास का ही प्रतीक रहा है। देखा जाए तो पैसे का मूल रूप कितना बदल गया है। कभी ये शिपियां हुआ करता था, यानी शेल्स, और आज ये कंप्यूटर में सिर्फ एक डिजिटल सिग्नल बनकर रह गया है। बिल्कुल, पर इस डिजिटल रूप तक पहुंचने की कहानी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पैसे की शुरुआत क्यों हुई, इसने किन समस्याओं को सुलझाया। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। किताबों में अमूमन यही पढ़ाया जाता है कि पैसे के 3 मूल काम हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और वैल्यू को स्टोर करना। हाँ, ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है। राइट। और ये भी पढ़ाया जाता है कि पैसे से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्स होना जरूरी था, जो कि वाकई बहुत मुश्किल और समय बर्बाद करने वाला काम था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बार्टर सिस्टम तो आज के डेटिंग एप्स की तरह था ना। डेटिंग एप्स? अच्छा, वो कैसे? मतलब बिना किसी एल्गोरिदम के बिल्कुल वही इंसान ढूंढना जिसके पास वही हो जो आपको चाहिए। बहुत थका देने वाला काम था। हाँ बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई पैसे का आविष्कार सिर्फ बार्टर की इस थकान को दूर करने के लिए हुआ था, जैसे कि एडम स्मिथ कहते थे? देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो एंथ्रोपोलॉजिकल सबूत इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं। वेट, सच में? तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत सीधा बार्टर से नहीं हुई थी। पहले गिफ्ट इकोनॉमीज और सामाजिक कर्ज यानी सोशल डेट्स होते थे। अच्छा, मतलब IOU वाली भावना ज्यादा जरूरी थी। एग्जैक्टली। छोटे कबीलों में सब एक दूसरे को जानते थे। पैसा तो तब आया जब हमें अनजान लोगों पर भरोसा करना पड़ा। बार्टर सिर्फ दुश्मनों या अनजान लोगों के साथ होता था। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अनजान लोगों के साथ भरोसा बनाने के लिए हमने पैसे का आविष्कार किया। हाँ, और इस सफर में कौड़ी सिपियां आई, फिर अमेरिका में वॉम्पोम आए जो शेलबीट्स थे। राइट। और फिर 7th सेंचुरी BCE में लिडिया में, जो आज का टर्की है, वहां इलेक्ट्रम नामक धातु के पहले नियमित सिक्के बनाए गए हैं ना। बिल्कुल सही। राजा की मोहर ने विश्वास को एक नया रूप दिया। फिर 997 से 1022 सी के बीच चाइना की सोंग डायनेस्टी में एक बड़ा बदलाव आया। अब वो शहतूत के पेड़ की छाल वाले पेपर नोट्स? हाँ, मलबरी ट्री की छाल से बने नोट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव मनी की शुरुआत थी। मतलब कागज की अपनी कोई कीमत नहीं थी, पर वो खजाने में रखे सोने या सिक्कों का प्रतिनिधित्व करता था। सही पकड़ा। और ये सफर चलता रहा जब तक 1971 का निक्सन शॉक नहीं आया, जहां गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ। एक सेकंड, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम अचानक क्यों उठाया गया? उसकी वजह थी सोने की कमी। व्यापार इतना बढ़ गया था कि उतने डॉलर छापने के लिए फिजिकल सोना बचा ही नहीं था। अच्छा, तो तब जाके फियाट करेंसी आई। हाँ, जो सिर्फ सरकारी आदेश पर आधारित होती है। आज हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं वो वही है। सदियों तक जो विश्वास सोने या कागज पर था, वो अब तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, दुनिया वाकई तेजी से कैशलेस हो रही है। अगर IMF की रिपोर्ट्स देखें तो नॉर्वे में 98% लोगों के पास डेबिट कार्ड हैं। वाओ, 98%? हाँ, और 95% मोबाइल पेमेंट यूज करते हैं। स्वीडन में तो ई-कॉमर्स में कैश का इस्तेमाल सिर्फ 1% रह गया। सिर्फ 1%? हाँ, ये बैंक ID और स्विश सिस्टम की वजह से है ना? एकदम सही। और एशिया में तो ये क्रांति अलग ही लेवल पर है। चाइना में वीचैट पे और अलीपे हैं जो QR कोड यूज करते हैं। और भारत का यूपीआई तो है ही। हाँ, भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट तो 2026 में करीब $10 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। इसके फायदे भी हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और टैक्स चोरी में कमी आती है। बिल्कुल, ब्लैक मनी छुपाना मुश्किल हो जाता है। पर
मैं यहाँ थोड़ा विरोध करना चाहूंगी। फोन से पेमेंट करना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या हम उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? ये बहुत ही गंभीर और ज़रूरी सवाल है। डिजिटल डिवाइड वाकई एक बड़ा खतरा है। वही ना, बुजुर्ग या कम आमदनी वाले लोग इससे बाहर रह सकते हैं। और तब क्या होगा जब बड़ा पावर कट हो या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए? मैं इस पुष्पा की तारीफ करता हूँ। IMF की रिसर्च भी यही कहती है, फिजिकल कैश की सबसे बड़ी ताकत उसकी रेजिलियंस है। यानी लचीलापन। हाँ, कैश को किसी इंटरनेट या बिजली की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक हाइब्रिड सिस्टम जरूरी है। हम कैश को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। समझ गई। पर देखिए, डिजिटल पेमेंट फास्ट जरूर है, लेकिन बैकएंड अभी भी पुराने ढंग से काम करता है। असली बदलाव तब आएगा जब पैसा खुद स्मार्ट हो जाएगा। सही कहा। अभी बैंक्स और एसेट्स अलग-अलग साइलोज और डेटाबेसेस में हैं, जिससे रिकंसिलिएशन में काफी देरी होती है। तो इस समस्या का क्या हल है? BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया है, यूनिफाइड लेजर और टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन, थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, अभी बैंकिंग सिस्टम उन अलग-अलग पोस्ट ऑफिसेस की तरह है जो एक दूसरे को फिजिकली चिट्ठियां भेजते हैं। मतलब मैं इसकी तुलना एक शेयर्ड गूगल डॉक से कर सकती हूँ, जहाँ सब कुछ एक ही वक्त में तुरंत अपडेट हो जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि आपका ये गूगल डॉक वाला एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। यूनिफाइड लेजर इन सबको एक प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे एक डिलीवरी वर्सेस पेमेंट या DVP मॉडल बनेगा, जहां एसेट का ट्रांसफर और पैसे का पेमेंट एक ही सेकंड में साइमल्टेनियसली होता है। ओह, इससे तो रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, रिस्क प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है। और इसमें मैंने एक टर्म सुना था, कंपोजिबिलिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सप्लाई चेन। मान लीजिए एक पानी का जहाज हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसी जगह से गुजरता है, जो कि पायरेटेड इलाका है, राइट? हाँ, तो जैसे ही जहाज वहां से सेफ निकलेगा, GPS के जरिए ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर हो जाएगा। वेट, बिना किसी इंसान के कुछ किए? बिल्कुल। वो IoT डेटा का यूज करके अपने आप इंटरेस्ट रेट कम कर देगा या एक्स्ट्रा क्रेडिट दे देगा। पैसा लगातार डेटा के हिसाब से खुद फैसले ले रहा है। वाओ! तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब पैसा इतना प्रोग्रामेबल हो रहा है, तो नए स्मार्ट पैसे का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सरकार या डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के पास? यही तो आज की सबसे बड़ी बहस है। लगभग 91% सेंट्रल बैंक CBDC पर काम कर रहे हैं। भारत के ई-रूपी का भी उदाहरण है हमारे पास। हाँ, रिटेल और होलसेल दोनों के लिए टेस्ट हो रहा है। इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे एक एजुकेशन ग्रांट जो सिर्फ किताबों की दुकान पर खर्च हो। बिल्कुल, और इसे बिना इंटरनेट के ऑफलाइन NFC से भी चलाने की टेस्टिंग चल रही है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल डिबेट भी तो है ना, जैसे US में CBDC पर बहस चल रही है। हाँ, वहाँ कांग्रेस की इजाजत के बिना फेडरल रिजर्व को डिजिटल डॉलर लाने से रोकने के कानून पर चर्चा है। पर मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है, अगर CBDC भी मेरे फोन पर ही दिखता है, तो ये मेरे करंट बैंकिंग ऐप से अलग कैसे है? देखिए, कमर्शियल बैंक ऐप में पैसा उस प्राइवेट बैंक की लायबिलिटी है। अगर बैंक डूब गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और CBDC में? CBDC सीधे सेंट्रल बैंक यानी सरकार की लायबिलिटी है, तो उसमें बैंक फेल होने का डर नहीं है। समझ गए। पर क्रिप्टो का क्या रोल है इसमें? उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से तो स्टेबल कॉइन्स आए थे ना? हाँ, जैसे टेथर और USDC जो US डॉलर से जुड़े हैं, और इनके दम पर DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इकोसिस्टम बना, जिसमें आवे और कंपाउंड जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, राइट? एग्जैक्टली। वहां कोई बैंक या इंटरमीडियरी नहीं होता, सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेंडिंग होती है। 2022 में इसमें $50 बिलियन लॉक्ड थे। तो आगे चल के हमें TradFi की सुरक्षा और DeFi की एफिशिएंसी के बीच एक हाइब्रिड फ्यूचर देखने को मिलेगा। खतरे बहुत बढ़ गए हैं। AI और प्राइवेसी का खतरा सबसे बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, AI फ्रॉड डिटेक्शन के लिए जरूरी है, जैसे मिली सेकेंड्स में फ्रॉड पकड़ना, पर इसने धोखाधड़ी को इंडस्ट्रियलाइज भी कर दिया है। मतलब? जनरेटिव AI से सिंथेटिक IDs और डीप फेक्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा नया खतरा यह है कि हैकर्स अब बैंक का पासवर्ड नहीं चुराते। वेट, रियली? तो वो लोग करते क्या है? वो AI से कस्टमर्स को ही मैनिपुलेट करते हैं। ओह माय गॉड, मतलब आज बैंक लूटने के लिए किसी सिस्टम को हैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डीप फेक के जरिए इंसान को ही हैक किया जा रहा है। हाँ, कस्टमर खुद अपना पैसा ट्रांसफर करता है और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को सब कुछ ऑल ग्रीन लगता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, इंस्टीट्यूशंस इससे निपट कैसे रहे हैं? उन्हें AI बिहेवियरल प्रोफाइलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। वो देखते हैं कि फोन पकड़ने का एंगल क्या है, टाइपिंग स्पीड कैसी है। अच्छा,
यानी अगर कोई डर के मारे टाइप कर रहा है तो एआई पकड़ लेगा। बिल्कुल सही है। पर साइबर हमलों के अलावा प्राइवेसी और सर्वेलेंस का भी बड़ा मसला है। हाँ, सीबीडीसी के सेंट्रलाइज्ड होने से सरकार तो हर ट्रांजैक्शन देख सकती है। हाँ, और प्रोग्रामेबल मनी से फॉसिल फ्यूल्स या बीफ खरीदने पर रोक भी लगाई जा सकती है। रिपोर्ट्स में कैनेडियन फ्रीडम कॉन्वॉय का उदाहरण दिया गया था ना, जहां अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। हाँ, ये वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का डर दिखाता है। इसलिए प्राइवेसी और रेगुलेटरी ओवरसाइट के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। तो इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन है क्या? हाँ, जीरो नॉलेज प्रूफ्स जैसी एडवांस क्रिप्टोग्राफी की चर्चा होती है, जिसमें ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है बिना आइडेंटिटी रिवील किए। चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही कहूंगी कि पैसे का सफर कौड़ी सिप्पियों से शुरू होकर आज यूनिफाइड लेजर्स और एआई तक पहुंच गया है। हाँ, और माध्यम चाहे जो भी हो, पैसा हमेशा से ट्रस्ट या विश्वास का ही दूसरा नाम रहा है। बिल्कुल। सरकार को आगे चलकर इंक्लूजन और एफिशिएंसी के साथ-साथ नागरिकों की प्राइवेसी को भी बचाना होगा। ये सबसे अहम चुनौती होगी आने वाले वक्त में। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक नया और थोड़ा प्रोवोक करने वाला विचार छोड़ते हैं। हाँ, बताइए। जब भविष्य में हमारा पैसा पूरी तरह से प्रोग्रामेबल हो जाएगा और हमारी हर डिजिटल आदत से जुड़ जाएगा, तो क्या हमें एक आम आज़ाद इंसान बने रहने के लिए दोबारा किसी स्ट्रिक्टली एनालॉग या प्योरली अनोनिमस करेंसी की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ना? इस सवाल पे लोग जरूर विचार करें। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अलविदा। और